गुमशुदगी का साया। एक रहस्यमयी कस्बे की कहानी। हिमाचल की हरियाली से घिरा एक छोटा सा कस्बा था, देवकुंड। यह कस्बा पहाड़ों की गोद में बसा था, जहां सुबह की ठंडी धुंध और शाम की नीली परछाइयां लोगों की जिंदगी का हिस्सा थीं। यहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। कौन किसके घर आता है, किसकी बेटी स्कूल जाती है, किसके खेत में फसल पकी है, सब कुछ। देवकुंड में सबसे ज्यादा सम्मानित चेहरा थी रीमा वर्मा। रीमा स्थानीय सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाती थीं। मधुर आवाज, कोमल स्वभाव और बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय। उनकी मुस्कुराहट में ऐसा सुकून था कि जो भी उनसे मिलता दिल जीत लिया जाता। लेकिन किसी को क्या पता था कि वही मुस्कुराहट कुछ हफ्तों बाद पूरे कस्बे में भय और रहस्य की पहचान बन जाएगी। 7 फरवरी की सुबह थी। रीमा रोज की तरह स्कूल जाने के लिए निकली। उनका घर स्कूल से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर था। वह रोज पैदल ही जाती थीं। रास्ते में लोगों से नमस्ते करती, बच्चों को मुस्कुरा कर देखती। लेकिन उस दिन रीमा स्कूल पहुंची ही नहीं। शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो मां ने पहले सोचा शायद स्टाफ मीटिंग होगी। रात तक इंतजार किया, फिर पुलिस को फोन किया गया। कस्बे में यह खबर आग की तरह फैल गई। रीमा टीचर गायब हो गई हैं। लोगों ने टॉर्च लेकर जंगलों में, नदी किनारे, पुरानी सुरंगों तक खोज की, लेकिन न कपड़े मिले, न मोबाइल, न कोई सुराग। जैसे धरती ने उन्हें निगल लिया हो। पुलिस ने तुरंत इंस्पेक्टर निखिल चौहान को जांच सौंपी। निखिल एक सख्त लेकिन संवेदनशील अफसर था। उसने कई केस सुलझाए थे, लेकिन यह मामला कुछ अलग लग रहा था। रीमा के मोबाइल रिकॉर्ड चेक किए गए। आखिरी कॉल एक नंबर पर था, अंकित, जो उसी स्कूल में पीटी टीचर था। अंकित ने बताया, मैम ने मुझसे सिर्फ ये पूछा था कि कल की खेल प्रतियोगिता की तैयारी हुई या नहीं। लेकिन पुलिस ने जब अंकित के चेहरे की घबराहट देखी तो शक गहरा गया। जांच में पता चला अंकित और रीमा के बीच करीबी संबंध थे, लेकिन रीमा ने पिछले महीने उससे दूरी बना ली थी। क्यों? किसी को पता नहीं। देवकुंड में अब अफवाहों की बाढ़ थी। किसी ने कहा रीमा किसी राजन नाम के आदमी से बात करती थी जो शिमला से आता था। किसी ने कहा शायद उन्होंने किसी छात्र के माता पिता से झगड़ा किया था। हर चेहरा शक में डूबा था। लोगों की आंखों में डर था, क्योंकि अगर एक इतनी नेक और सीधी औरत अचानक गायब हो सकती है तो कोई भी सुरक्षित नहीं। 3 हफ्ते बाद जब पुलिस रीमा के घर की तलाशी दोबारा ले रही थी तो बिस्तर के नीचे से एक छोटी नीली डायरी मिली। डायरी में कोई तिथि नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसे वाक्य लिखे थे जो रहस्य से भरे थे। 12वीं दार अवध साक पाके थे। कभी कभी सच्चाई इतनी डरावनी होती है कि उसे लिखना भी पाप लगता है। वो कहता है मैं उसकी हूं, लेकिन मैं तो खुद की भी नहीं। अगर मैं गायब हो जाऊं तो यह मत सोचना कि मैं भागी हूं। इंस्पेक्टर निखिल की रूह कांप गई। किस वो की बात कर रही थी रीमा? क्या यह अंकित था या कोई और? रीमा के रास्ते में एक मेडिकल स्टोर था, जहां एक छोटा सीसीटीवी कैमरा लगा था। रिकॉर्डिंग देखने पर पाया गया कि सुबह 8:42 पर रीमा वहां से गुजरी और 8:44 पर एक काले कोट में आदमी उसी दिशा में गया। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उसकी चाल, कदकाठी और एक हाथ में ब्रेसलेट नजर आया। निखिल ने पूछा, क्या अंकित ऐसा ब्रेसलेट पहनता है? किसी ने कहा हां, किसी ने कहा नहीं। मामला और पेचीदा हो गया। जांच में धीरे धीरे खुलने लगा कि रीमा का जीवन उतना सीधा नहीं था जितना सबको लगता था। 3 साल पहले वह शिमला के एक स्कूल में काम करती थी, जहां से उन्होंने अचानक ट्रांसफर ले लिया था। कारण किसी अनाम धमकी भरे पत्र के चलते। पत्र में लिखा था, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, याद रखना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो पत्र पुलिस को अब रीमा की पुरानी फाइलों में मिला। क्या वही शख्स अब देवकुंड आ गया था? क्या वही उसकी गुमशुदगी की वजह बना? अब देवकुंड पहले जैसा नहीं रहा। रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते, बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजते। हर दीवार पर रीमा की तस्वीर चिपकी थी। क्या आपने इन्हें देखा है? स्कूल में सन्नाटा छा गया था। बच्चे अब डरते थे। उनकी प्यारी मैम कहां चली गई? अंकित अब रोज थाने बुलाया जाता, पूछताछ होती। उसका कहना था, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन निखिल को उसकी आंखों में कुछ छिपा दिखता था, कुछ ऐसा जो वो बोल नहीं रहा था। एक रात 2:43 बजे निखिल के फोन पर कॉल आया। लाइन के उस पार एक भारी सांस लेती आवाज थी, उसे मत ढूंढो, वो वही है जहां उसे होना चाहिए। लाइन कट गई। नंबर ट्रेस करने की कोशिश हुई, लेकिन कॉल एक बर्नर फोन से था। उसके अगले दिन शहर के बाहर पुरानी सुरंग में किसी ने औरत की चप्पल देखी। वो रीमा की ही थी, लेकिन अंदर से कुछ नहीं मिला।
न शरीर, न खून, न कपड़े, बस अंधेरा और गूंजती हुई हवा। जैसे जैसे महीने बीतते गए केस ठंडा पड़ने लगा, पर निखिल ने हार नहीं मानी। एक दिन उसे सीसीटीवी का फुटेज दोबारा देखने का ख्याल आया। जब उसने ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ाया तो उस काले कोट वाले आदमी के पीछे दीवार पर एक छाया दिखाई दी, किसी और की, यानी रीमा के पीछे दो लोग गए थे, एक जिसने उसे बुलाया और दूसरा जो शायद उसका पीछा कर रहा था। अब सवाल यह था, कौन था वो? मार्च की एक सुबह पहाड़ों से बर्फ पिघलने लगी थी। देवकुंड की गलियों में फिर से हलचल आने लगी थी, लेकिन रीमा अब भी गायब थी। उसकी मां हर दिन दरवाजे के पास बैठकर आसमान को देखती, हर शाम कहती, वो जरूर लौटेगी। इंस्पेक्टर निखिल केस फाइल बंद करने वाला था, तभी उसे एक अनाम लिफाफा मिला। अंदर वही नीली डायरी का आखिरी पन्ना था। कभी कभी सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि उसे जानने वाला खुद मिट जाता। नीचे सिर्फ 2 अक्षर लिखे थे, RK। कौन था RK? राजन कुमार, रीमा खुद, या कोई तीसरा शख्स जो अब भी कस्बे में छिपा हुआ था? निखिल ने खिड़की से बाहर देखा। धुंध में किसी की परछाई हिलती दिखाई दी और फिर गायब हो गई। देवकुंड अब फिर शांत है, पर हर रात जब हवा चलती है लोग कहते हैं, कभी कभी जंगल से किसी औरत की आवाज आती है जो धीरे से कहती है, मैं यहीं हूं। क्यों? क्या रीमा अब भी जिंदा है? क्या उसने किसी से बदला लिया, या क्या वह किसी ऐसे राज को छिपाए हुए थी जो सामने आने से पहले ही उसे मिटा गया? सवाल अब भी वही हैं, पर जवाब हवा में घुल चुके हैं।